हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, जावा नेटबीन्स वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और नया प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कोर्स। तो फ्रेंड्स, इससे पहले जो मैंने प्रोजेक्ट आपको बताया था जावा स्विंग का यूज़ करके, वो था स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब मैं आपको एक और प्रोजेक्ट बताऊंगा जो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, प्रोजेक्ट तो काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट इसमें हम बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, मतलब पहले जो हमने प्रोजेक्ट किया था और इसमें जो प्रोजेक्ट अभी जो मैं आपको बताऊंगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप देखोगे। ठीक है, इसमें मैं बेस्ट प्रैक्टिसेस का यूज़ करूँगा, जैसे कि डाओ क्लासेस बनाऊँगा, पोजो क्लासेस बनाऊँगा, जीयूआई के लिए मैं एक अलग फोल्डर बनाऊँगा, और डेटाबेस कनेक्शन बार बार ना करते हुए एक ही बार हम उसको डेटाबेस कनेक्शन को एक क्लास के अंदर रख देंगे। और जो इंटरफेस वगैरह हम बनाएंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस रहेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले ओपन करता हूँ नेटबीन्स। तो फ्रेंड्स, नेटबीन्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे सिस्टम में जो नेटबीन्स है वो है 8.0। ठीक है, आप लेटेस्ट वर्जन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कोड सब में सेम रहेगा। तो डेटाबेस में जो यूज़ करूँगा वो रहेगा MySQL, जो कि मैंने पहले भी यूज़ किया था। तो उसके लिए आपको एक MySQL का ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ेगा। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं JDBC MySQL ड्राइवर। ठीक है, MySQL JDBC ड्राइवर लिखेंगे या JDBC MySQL ड्राइवर लिखेंगे तो आपके पास डाउनलोड का लिंक आपको मिलेगा। ठीक है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ डेटाबेस कनेक्टिविटी में, और उससे पहले जो प्रोजेक्ट किया था उसमें भी हमने ये सारी चीज़ें तो सीखी हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फाइल में जाते हैं और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ से मैं लेता हूँ जावा और जावा एप्लीकेशन। नेक्स्ट पे क्लिक किया और इसका नाम मैंने दे दिया हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम जावा। ठीक है, तो मैंने इसका नाम दे दिया हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम जावा। अब नीचे आप देखो, यहाँ पे बोला है क्रिएट मेन क्लास। तो मैं यहाँ पे मेन क्लास नहीं बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको अनटिक कर दिया, मुझे मेन क्लास नहीं बनाना है। फिनिश कर दिया, मतलब हमें कोई क्लास ऑलरेडी नहीं मिलेगी। हम बाद में क्लासेस बनाएंगे, लेकिन फोल्डर्स के अंदर बनाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट रहेगा पहले वाले प्रोजेक्ट से। ठीक है, हम काफ़ी ज़्यादा एडवांस तरीके से कोड इसमें करेंगे, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम जावा। अब ध्यान से आपको देखना है यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, सोर्स पैकेज में जाता हूँ। ये आप देख रहे हैं सोर्स पैकेज है, और इस पर राइट क्लिक। अभी यहाँ पे क्या एक डिफ़ॉल्ट पैकेज हमें मिलता है, बट हमें डिफ़ॉल्ट पैकेज यूज़ नहीं करना है। तो सोर्स पैकेजेस पर राइट क्लिक करके मैंने न्यू पे क्लिक किया और एक फ़ोल्डर बना लिया, और इसका नाम मैं दे देता हूँ हॉस्पिटल। ठीक है, इसका नाम मैंने क्या रख दिया, हॉस्पिटल रख दिया। फिनिश कर दिया, तो जहाँ डिफ़ॉल्ट पैकेज लिखा था अब वहाँ पे क्या आ गया, हॉस्पिटल लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस हॉस्पिटल पे राइट क्लिक करते हैं और इसके अंदर एक और फोल्डर हम बनाना चाहते हैं। तो मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ और फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ, हॉस्पिटल के अंदर एक प्रोजेक्ट होना चाहिए, सॉरी एक फ़ोल्डर होना चाहिए। तो एक फ़ोल्डर हॉस्पिटल के अंदर मुझे बनाना है, हॉस्पिटल फोल्डर के अंदर। तो इसका नाम मैं दे देता हूँ डाओ, DAO। अब ये डाओ क्या है हम सीखेंगे। ठीक है, डाओ वैसे डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट को हम डाओ बोलते हैं। फिनिश कर दिया। अब आप देख रहे हैं हॉस्पिटल फोल्डर के अंदर डाओ फोल्डर। अब इसी हॉस्पिटल फोल्डर के अंदर मुझे एक और फोल्डर बनाना है। तो आप राइट क्लिक करो इसी पे और फोल्डर पे क्लिक करो। अब आप देख रहे हो यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर क्या है, डाओ फोल्डर है। तो हम अगर यहाँ पे कोई फोल्डर बनाते हैं, जैसे मैंने लिखा एक फ़ोल्डर में बनाना चाहता हूँ पोजो नाम का।
POJO। अब ये फोल्डर डाउ के अंदर क्रिएट हो जाएगा, बट डाउ के अंदर नहीं क्रिएट करना, मुझे हॉस्पिटल के अंदर क्रिएट करना है, हॉस्पिटल फोल्डर के अंदर। तो यहाँ से मैं डाउ को हटा देता हूँ। ठीक है, केवल क्या लिखा था, हॉस्पिटल और स्लैश का सिंबल था, तो इतना हम लिखते हैं। फिनिश करते हैं तो आप देखोगे हॉस्पिटल फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर पोजो नाम का। ठीक है, फिर सोर्स पैकेजेस फिर एक और हम क्रिएट कर लेते हैं। यहीं पे राइट क्लिक किया, फोल्डर पे क्लिक किया और इसका नाम मैं दे देता हूँ DB util। कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट इससे ये नाम हम क्या रख देते हैं, DB util नाम रख देते हैं। तो DB util के अंदर मैं क्या बनाऊंगा, एक क्लास बनाऊंगा जिसमें डेटाबेस कनेक्शन को हम रखेंगे। डेटाबेस कनेक्शन को अब हम बार बार नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस चीज़ें आपको कोड करते हुए भी आपको मैं दिखाऊंगा। जैसे पहले हमने जो आईडी जनरेट कर रहे थे हम, तो वो ऑटो जनरेट हो रहा था, बट इस प्रोजेक्ट में मैं जो आईडीज आपको जनरेट करके दिखाऊंगा, जैसे डॉक्टर के लिए आईडी जो जनरेट हो रही है, पेशेंट के लिए आईडी जनरेट हो रही है, तो उसके लिए भी हम एक कोड करके आईडी बनाएंगे। जैसे पहले डॉक्टर को आईडी मिल जाए D101, फिर दूसरे डॉक्टर के लिए आईडी हो जाए D102। ठीक है, तो वो आईडी अपने आप जनरेट हो और पेशेंट के लिए P101, P102 इस तरीके से हो। तो वो भी हम इसमें देखेंगे। हम इसमें इमेजेस का भी यूज़ करेंगे। पहले हमने इमेजेस को यूज़ नहीं किया था, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जिफ फाइल, जिफ इमेजेस को यूज़ कर पाओगे, पैनल्स को कैसे यूज़ करोगे। ठीक है, तो डिज़ाइनिंग को भी हम काफ़ी ज़्यादा अच्छा रखेंगे। तो इसका नाम मैं दे दिया DB util, और इसको ही मुझे डाउ के अंदर नहीं बनाना, हॉस्पिटल फोल्डर के अंदर बनाना है। फिनिश कर दिया। सोर्स पैकेजेस पे फिर से राइट क्लिक किया और मुझे एक और फोल्डर मुझे बनाना है इमेजेस के लिए। 2 फोल्डर और बनाने हैं, एक मैं बना लेता हूँ, एक तो मैं सोर्स पैकेज में बना लेता हूँ। सोर्स पैकेज पे राइट क्लिक किया। ठीक है, ये फोल्डर मैं हॉस्पिटल के अंदर नहीं बना रहा हूँ, सोर्स पैकेज के अंदर बना रहा हूँ। इसका नाम मैंने रख दिया इमेजेस। इसमें हम सारी इमेजेस को रखेंगे, काफ़ी सारी इमेजेस भी हम इसमें यूज़ करेंगे इस प्रोजेक्ट में। इसको मैंने फिनिश कर दिया तो ये इमेजेस फोल्डर आ गया। अब यहाँ hospital.daw पे राइट क्लिक करता हूँ और एक और फोल्डर क्रिएट करता हूँ, बट ये डाउ में मुझे क्रिएट नहीं करना है, हॉस्पिटल फोल्डर में क्रिएट करना है। और इसका नाम मैं रख देता हूँ, इसका नाम हम रख देते हैं GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI। तो जो भी हमारे फ्रेम्स रहेंगे, फ्रेम जो भी हम फ्रेम बनाते हैं, एड, लॉगिन फ्रेम, ठीक है, एंड सो ऑन, बहुत सारे फ्रेम्स हम बनाएंगे। डॉक्टर को एड करने का फॉर्म फ्रेम रहेगा, सारे डॉक्टर्स के रिकॉर्ड देखने का फ्रेम रहेगा। तो जो भी हम फ्रेम्स बनाएंगे उसको हम इस बार इस फोल्डर के अंदर रखेंगे। तो इसको मैंने फिनिश कर दिया। ठीक है, तो ये तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया इस तरीके से। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्विसेज में जाते हैं और डेटाबेसेस में जाते हैं, और ये MySQL कैसे यहाँ पे रजिस्टर करना है वो मैंने आपको बताया है डेटाबेस वाला जो लेक्चर था उसमें, और इससे पहले वाला जो प्रोजेक्ट था उसमें ही बताया है। ठीक है, आपको क्या करना होता है, डेटाबेस पे राइट क्लिक करके रजिस्टर MySQL सर्वर करना होता है। ठीक है, तो ही आपको ये मिलता है यहाँ पे। अभी मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो यहाँ पे ये फेडेड आ रहा है, मतलब डिसेबल आ रहा है। अभी मैं नहीं कर सकता दोबारा से, मुझे इसको फिर डिलीट करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, आपको मैं बता देता हूँ फिर भी। रजिस्टर MySQL सर्वर पे आप क्लिक करना, तो आपके पास कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। ये तो अपने आप लिखा हुआ आएगा, होस्ट का नाम, पोर्ट का नाम, यूज़र नेम, पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं होता है। अगर आपने कुछ पासवर्ड MySQL में दिया है तो वो आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज़ बाय डिफ़ॉल्ट जो MySQL में पासवर्ड होता है वो कुछ नहीं होता है। और मैं जो MySQL यूज़ करूँगा तो उसके लिए मैं XAMPP का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, XAMPP सॉफ्टवेयर का मैं यूज़ कर रहा हूँ। XAMPP आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल पे अगर आप लिखेंगे XAMPP डाउनलोड तो आपको लिंक्स मिलेंगे, apache.org वगैरह वेबसाइट खुलेगी, उसमें जाके आप लेटेस्ट वाला XAMPP डाउनलोड कर लेना। ठीक है, या फिर आप MySQL वर्कबेंच भी यूज़ कर सकते हो।
एडमिन प्रॉपर्टीज़ में ये सारा मैं आपको ऑलरेडी सेट करना बता चुका हूँ। ठीक है, तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, तो मैं आपको कहूँगा कि आप मेरा डेटाबेस वाला जो वीडियोस हैं वो देखो, केवल पहला वीडियो देखो, आपको ये समझ में आ जाएगा। या फिर जो स्कूल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट था वो देखो, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ये हमने पाथ दिया है कि हमारा जैम्प के अंदर जो बिन है उसका mysql admin.exe फाइल का पाथ बताया है। एडमिन टूल में हमें ये बताना पड़ता है। और स्टार्ट कमांड में हमने बताया है mysql d.exe की लोकेशन, जो कि जैम्प फोल्डर के अंदर है और जैम्प मेरा डी ड्राइव के अंदर है। यहाँ पे आपको यही लिंक जो ऊपर आपने एड्रेस दिया है mysql admin.exe का, वही आपको यहाँ भी देना है। वो लास्ट में आर्ग्यूमेंट आपको देना है यहाँ पे -u रूट शटडाउन, -u रूट शटडाउन। ये नहीं देंगे तो क्या होगा, आपका डेटाबेस स्टॉप नहीं होगा। स्टार्ट कर देंगे तो स्टॉप ही नहीं हो पाएगा, तो इसको भी देना ज़रूरी है, -u रूट शटडाउन। ये सारी चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये, तो आप मुझे व्हाट्सएप से एक मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैं आपको एक वीडियो सेंड करूँगा, वीडियो का लिंक दूंगा, उसमें ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताई हैं। ठीक है, अगर नहीं हो पाएगा तो ओके। अब हम यहाँ ओके पे प्रेस करते हैं और अभी आप देख रहे हैं ये डिस्कनेक्टेड है, तो इसको राइट क्लिक करके हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ को सेट करने के बाद MySQL सर्वर पे आपको राइट क्लिक करके इसको स्टार्ट करना है। तो अगर एक बार में स्टार्ट नहीं होता है, जैसे अभी लिखा है कनेक्शन रेफ्यूज्ड, तो आप कैंसिल करो, फिर से जाओ। अगर आपने सब कुछ सही सेट किया है इसमें, तो ये दूसरी बार में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो गया। अभी ऑलरेडी इसमें मैंने टेबल्स बनाए हैं। अब एक नया टेबल मैं यहाँ पे बनाता हूँ। तो मैं पहले टेबल्स बनाने से, ये टेबल्स नहीं है सॉरी, ये डेटाबेसेस हैं। ये सारे डेटाबेस के नाम हैं, डेटाबेस के अंदर टेबल्स रहेंगे। तो पहले हम डेटाबेस बनाते हैं। तो एक डेटाबेस में बनाता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ हॉस्पिटल। ठीक है, इसका नाम मैं रख देता हूँ हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, बस इतना नाम दे देते हैं हम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट। ओके पे प्रेस करते हैं। ठीक है, तो मैंने ओके पे प्रेस किया, तो आप देखोगे यहाँ पे एक डेटाबेस आ गया हमारा हॉस्पिटल मैनेजमेंट। अब इस पे राइट क्लिक करना है और कनेक्ट पे क्लिक करना है। और पासवर्ड वगैरह कुछ नहीं है मेरा जैम्प के अंदर MySQL में, तो कोई पासवर्ड नहीं देना है। आपने अगर पासवर्ड सेट किया होगा आपके MySQL वर्कबेंच में या फिर जैम्प में, तो आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये कनेक्टेड हो गया है। आप देख रहे हैं ये JDBC MySQL ये लिखा हुआ आ जाएगा जब आप इसको राइट क्लिक करके कनेक्ट करोगे तो। ठीक है, तो मेन कई लोग इसी में परेशान होते हैं, कनेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अगर नहीं हो रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, मैं आपको एक लिंक भेजूंगा। ठीक है, और आपको क्या करना है, आपने जो प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट के अंदर जाके लाइब्रेरीज में जाके आपको यहाँ पे अपना जार फाइल डालना है। ठीक है, कौन सा जार फाइल, MySQL JDBC कनेक्शन वाला जार फाइल। तो लाइब्रेरीज पे आप क्लिक करोगे, 8 जार फोल्डर पे जाओगे, तो जार फाइल पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये हमारा MySQL कनेक्टर जार फाइल है, इसको मुझे लेना है और ओपन पे क्लिक करना है। अगर ये जार फाइल आपको नहीं मिलता है, डाउनलोड आप नहीं कर पाते हो, आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको लिंक दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। सो फ्रेंड्स, MySQL कनेक्टर हमने लाइब्रेरीज में डाल दिया, ये सारा स्ट्रक्चर बना लिया। अब हम आते हैं GUI पे। हम क्या करते हैं, ये जो हमने लिखा है hospital.gui, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक फ्रेम बनाते हैं। तो इस पर राइट क्लिक करके न्यू पे मैंने क्लिक किया और
यहाँ पे अब मैं ले लूँगा जे फ्रेम फॉर्म। तो एक जे फ्रेम मैंने बनाया और इसका नाम मैंने दे दिया। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्प्लैश स्क्रीन दिखाएंगे। ठीक है, स्प्लैश स्क्रीन क्या होता है, जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हो, नेटबीन्स ओपन करते हैं तो एक विंडो आती है सेंटर में इस तरीके की, जिसमें कोई क्लोज लोज का बटन नहीं होता। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, वर्ड वगैरह जैसे आप ओपन करते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करता हूँ तो आप देखोगे इस तरीके का स्क्रीन आता है। तो इसी को हम बोलते हैं स्प्लैश स्क्रीन। तो कुछ इस तरीके का स्क्रीन मुझे बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक फ्रेम बनाते हैं, इसका नाम मैं दे देता हूँ स्प्लैश स्क्रीन फ्रेम। ठीक है, जो कि हमने पहले वाले प्रोजेक्ट में नहीं किया था। तो काफ़ी सारी नई चीज़ें आप यहाँ देखने वाले हो। स्प्लैश स्क्रीन फ्रेम, जो भी नाम देना हो दे सकते हो। फिनिश कर दिया। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, पहला स्क्रीन होगा, पहला फ्रेम हमारा यही है, सबसे पहले यही ओपन होगा। तो इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और अब मैं इसका डिज़ाइन करता हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, पैनल को लेता हूँ। ये मैंने पैनल लिया और पैनल लेके मैंने पैनल को फुल साइज का कर दिया। ठीक है, पूरा फुल साइज यहाँ पे कर दिया और इसमें मैं कुछ कलर इंसर्ट कर देता हूँ। तो पैनल की प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका बैकग्राउंड कलर में सेट कर देता हूँ। ठीक है, एक मैंने बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया। ज़्यादा डार्क हो रहा है तो थोड़ा सा लाइट भी ले सकते हो, इसको ले लेते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पे ठीक है, देन आफ्टर हम क्या करते हैं, एक लेबल लेते हैं और लेबल को यहाँ पे रख देते हैं। लेबल को भी हम पूरा फुल कर देते हैं, मतलब इसको जो है हॉरिजॉन्टली पूरा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, और वर्टिकली भी थोड़ा सा बड़ा करते हैं साइज इसका। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाके हम पहले तो इसको सेंटर अलाइन करते हैं। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इसका मैं सेंटर कर देता हूँ और फॉन्ट में जाके मैं इसका फॉन्ट सेट कर लेता हूँ, इसको बोल्ड कर देता हूँ। 36 मैंने साइज दे दिया और कोई सा भी जो फॉन्ट आपको पसंद हो वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, तो ये जिसमें ये बैनर लिखा है ये फॉन्ट मैं यहाँ से लेता हूँ और इसका टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हॉस्पिटल मैनेजमेंट ऐप। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हॉस्पिटल मैनेजमेंट ऐप। तो ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट ऐप यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। आपको फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है तो वो भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। अब देन आफ्टर हम क्या करते हैं, ये तो हमारा लेबल में हमने लिख दिया हॉस्पिटल मैनेजमेंट ऐप। अब उसके बाद हम यहाँ पे एक इमेज डिस्प्ले करना चाहते हैं नीचे। तो मैं एक और लेबल लेता हूँ, एक और लेबल में यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और इस लेबल का साइज हम इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब इमेज कहाँ से आएगी, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे सिस्टम में कुछ इमेजेस हैं, उसको कॉपी करके पहले हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर इमेजेस फोल्डर के अंदर पेस्ट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास कुछ इमेजेस मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई हैं, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इमेजेस को। और यहाँ पे हमने इमेजेस नाम का फोल्डर बनाया था, तो इमेजेस फोल्डर पे राइट क्लिक करके आपको इमेजेस को पेस्ट कर देना है। ठीक है, जो भी आपके पास इमेजेस आपने डाउनलोड की होंगी सिस्टम से वो आप यहाँ पेस्ट कर लोगे। ठीक है, आप जहाँ पे भी आपके सिस्टम में इमेजेस है कॉपी करके आप यहाँ पेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे मुझे कौन सी इमेज डिस्प्ले करना है, तो ये जो पहला वाला इमेज है ये मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, ये जो लेबल 2 लिखा हुआ आ रहा है इसको मुझे हटाना है। प्रॉपर्टीज़ में गया, जो टेक्स्ट है टेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैंने नल कर दिया और आइकन पे आप जाओगे और ये जो 3 डॉट्स आ रहे हैं उस पर क्लिक करोगे। ठीक है, तो 3 डॉट्स का मतलब क्या होता है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और अब आप क्या करोगे, यहाँ पे सेलेक्ट करोगे आपकी इमेजेस आपने कहाँ रखी है, इमेजेस फोल्डर के अंदर।
ठीक है, जो भी इमेजेस हैं इमेजेस फोल्डर के अंदर हैं, तो आप यहाँ से इमेजेस लोगे। फाइल में आप क्या करोगे, आप इमेज को सिलेक्ट करोगे, इमेज को सिलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया, तो ये इमेज इस तरीके से आ गई। ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ से लेता हूँ एक प्रोग्रेस बार। तो ये प्रोग्रेस बार दिया है, इस प्रोग्रेस बार को मैंने यहाँ पे रखा और इसका साइज इंक्रीज कर दिया। ठीक है, प्रोग्रेस बार का हमने विड्थ और हाइट थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया। या पूरा फुल कर लेते हैं इसको भी हम। ठीक है, अब प्रोग्रेस बार में आपको कुछ प्रॉपर्टीज सेट करना पड़ेगा, जैसे मिनिमम मैक्सिमम तो ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यू सेट की हुई है 0 और 100। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। आपको एक प्रॉपर्टी सेट करना है यहाँ पे स्ट्रिंग पेंटेड। स्ट्रिंग पेंटेड में आप टिक लगा दोगे तो आप देखोगे यहाँ पे ये 0% लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोग्रेस बार का जब प्रोग्रेस होगा तो ये नंबर यहाँ चेंज होगा। ठीक है, तो ये आपको नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो पाए कितना % कंप्लीट हो गया है, तो आप इस प्रॉपर्टी को सेट करोगे स्ट्रिंग पेंटेड, इस पर टिक लगा दोगे। ठीक है, अब हम इसका कोड करते हैं। कोड करने से पहले हम क्या करते हैं, एक और फ्रेम बना लेते हैं। तो GUI hospital.gui, इस पर राइट क्लिक करके मैंने एक और फोल्डर बनाया। ठीक है, मैंने एक और फोल्डर बनाया, सॉरी फोल्डर नहीं, फ्रेम बनाना है मुझे। तो इस पर राइट क्लिक करके मैंने एक और फ्रेम बनाया और इसका नाम दे दिया लॉगिन फ्रेम। लॉगिन फ्रेम फिनिश कर दिया। तो ये प्रोजेक्ट हमारा कहाँ पे सेव हो रहा है, हाँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव हो रहा है। ठीक है, तो हम एक बार डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखाता हूँ इसका। डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाते हैं, नेटबीन्स प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम जावा। अब इसके अंदर आप देखोगे SRC के अंदर एक हॉस्पिटल फोल्डर है, एक इमेजेस फोल्डर है। हॉस्पिटल के अंदर ये 4 फोल्डर्स हैं। ठीक है, तो आपको आपका स्ट्रक्चर भी यही होना चाहिए, हॉस्पिटल के अंदर ये 4 फोल्डर्स होने चाहिए। ठीक है, ये अलग अलग फोल्डर नहीं होने चाहिए, डाओ यहाँ बाहर नहीं होना चाहिए, हॉस्पिटल के अंदर रखना है इसको आप। ठीक है, चलिए तो हम आते हैं और यहाँ पे ये हमने लॉगिन फ्रेम बना लिया। अभी मैंने इसमें कुछ कोड नहीं लिखा है, कोई डिज़ाइनिंग नहीं किया है। अब स्प्लैश स्क्रीन पे वापस आते हैं और इसका कोड करते हैं। तो हम जाते हैं सोर्स पे। ठीक है, अब इसका हम कोड करते हैं। स्प्लैश स्क्रीन तो वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आप मेरे जावा नेटबीन्स सीरीज़ में आप देखेंगे तो स्प्लैश स्क्रीन कैसे बनाते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं प्राइवेट स्प्लैश थ्रेड नाम का। ठीक है, हमने लिखा प्राइवेट स्प्लैश थ्रेड, ये तो हमारा डेटा टाइप हो गया, मतलब इस नाम की क्लास में बनाऊंगा, और ये हमारा वेरिएबल हो गया, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, ये क्लास हम बनाएंगे, तो ये क्लास हम बना लेते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के बाद। तो मैंने यहाँ पे क्लास बना दी, क्लास, और क्लास का नाम दे दिया स्प्लैश थ्रेड एक्सटेंड्स। ठीक है, क्लास स्प्लैश थ्रेड एक्सटेंड्स। जब भी आप थ्रेड क्लास बनाते हो तो आप ऐसा लिखते हो, आप क्या करते हो, इनहेरिट करते हो। थ्रेड बनाने के 2 तरीके होते हैं, या तो थ्रेड क्लास को इनहेरिट करते हो, या तो फिर इम्प्लीमेंट करते हो किसको, रनेबल को। आई थिंक शायद रनेबल इंटरफेस के थ्रू भी आप थ्रेड बना सकते हो, 2 तरीके होते हैं।
या तो थ्रेड क्लास को इनहेरिट करो या रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करो। तो हम यहाँ पे थ्रेड क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम रन मेथड को ओवरराइट कर लेते हैं, पब्लिक वॉइड रन। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये पता होगा। ठीक है, हमारा क्या वर्क होता है, थ्रेड क्लास क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है किसको, रनेबल इंटरफेस को। ठीक है, और हमारे लिए ये ज़रूरी होता है कि हम रन मेथड को ओवरराइड करके जो भी टास्क हमें करवाना है वो हम रन के अंदर लिखते हैं। तो रन के अंदर हम क्या करते हैं, ट्राई केज का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ट्राई केज का यूज़ मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लिप का यूज़ करूँगा, मतलब स्लिप फंक्शन का यूज़ करूँगा। और स्लिप फंक्शन का अगर हम यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि हम ट्राई केज का यूज़ करते हैं। ठीक है, अदरवाइज हमें इधर डिस्प्ले होगी, स्लिप फंक्शन के लिए आपको ट्राई केज लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि स्लिप फंक्शन के केस में क्या होता है, एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया ई नाम का। ठीक है, एक्सेप्शन क्लास का एक वेरिएबल बना दिया ई नाम का। और ट्राई के अंदर आके हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे फॉर लूप बनाते हैं। फॉर लूप के अंदर एक इंटीजर वेरिएबल आई नाम का, इसको 0 से स्टार्ट कर दिया और आई प्लस प्लस हम करते जाएंगे, आई स्मॉलर देन इक्वल टू कंडीशन लगा दी, 100 तक जाएगा और आई को प्लस प्लस करते जाएंगे। ठीक है, तो ये आई वेरिएबल हमने बनाया। अब इस आई वेरिएबल की वैल्यू को हम यूज़ करेंगे प्रोग्रेस बार के अंदर। तो हमने यहाँ पे लिखा जे प्रोग्रेस बार 1 डॉट सेट वैल्यू। तो आई की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी 0 के बाद 1 2 3 अप टू सोन, और वो वैल्यू हम सेट करते जाएंगे प्रोग्रेस बार के अंदर। और ये कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा। इसीलिए मैंने मैक्सिमम वैल्यू जो हमने देखी थी प्रोग्रेस बार की, जो ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई थी प्रॉपर्टीज़ में, अगर आप देखेंगे तो वो 100 थी। अगर आपने इसको 50 कर दिया है तो आप लूप को भी 0 से 50 तक चलाना। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट 100 आ रहा था वहाँ पे, तो मैंने इसको 100 तक ही एग्जीक्यूट किया है, 0 से लेके 100 तक ये जाएगा। सेट वैल्यू का वी कैपिटल रहेगा। और अब ये एकदम से मतलब 0 से 100 पे ना चले जाए, तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं थ्रेड डॉट स्लिप का। ठीक है, थ्रेड क्लास का यूज़ करते हुए, ठीक है, ये मैं आपको जो बता रहा था कि थ्रेड क्लास क्या करती है, इनहेरिट इम्प्लीमेंट करती है किसको, रनेबल को। ये आप देख सकते हैं, थ्रेड एक क्लास है जो कि इम्प्लीमेंट करती है किसको, रनेबल को। ठीक है, तो थ्रेड बनाने के 2 तरीके होते हैं, या तो थ्रेड क्लास को इनहेरिट करो या रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं थ्रेड डॉट स्लिप। और स्लिप फंक्शन के अंदर हमें टाइम बताना पड़ेगा मिली सेकेंड्स के फॉर्म में। तो हमने यहाँ पे टाइम दे दिया 100। ठीक है, तो ये इतनी देर रुकेगा, फिर ये चलेगा। ठीक है, फिर आई की वैल्यू चेंज होगी, फिर ये 100 मिली सेकेंड तक रुकेगा। तो आप देखोगे प्रोग्रेस होता हुआ आपको प्रोग्रेस बार दिखेगा। ठीक है, पहले एक बार इतना चला के देख लेते हैं। ठीक है, शायद कुछ इधर आ रही है अभी यहाँ पे। ठीक है, ये रन तो हुआ है बट अभी ये वर्क नहीं कर रहा। तो हम चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। ओके, स्प्लेश थ्रेड। ठीक है, तो हम इस फंक्शन को हमें कॉल भी करना पड़ेगा ना।
ठीक है, तो हमने ये वेरिएबल तो ऊपर बनाया है लेकिन इसको इनिशियलाइज नहीं किया है। तो हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर जाके इसको इनिशियलाइज कर देते हैं। तो sp असाइन, क्योंकि आपको पता होगा कि थ्रेड क्लास के अंदर जो रन फंक्शन होता है वो कब एग्जीक्यूट होता है, जब आप स्टार्ट को कॉल करते हो। ठीक है, आपको स्टार्ट फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, तभी आपका ये रन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। तो हमने एक वेरिएबल तो बनाया था, उसको हमने इनिशियलाइज नहीं किया था, तो हम इसको इनिशियलाइज कर देते हैं। न्यू स्प्लैश थ्रेड, इस क्लास का नाम आपको जो भी देना हो दे सकते हो, वही नाम आपको यहाँ भी यूज़ करना है। तो ये हमारा जो वेरिएबल था वो यहाँ पे इनिशियलाइज हो गया। वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के बाद हम क्या करते हैं, और ये वेरिएबल भी मैंने गलत जगह बनाया है, इसको क्लास के अंदर बनाना था ना, तो हम यहाँ से कट करते हैं, इसको यहाँ पे रख देते हैं अंदर, यहाँ रख देते हैं। ठीक है, वेरिएबल तो क्लास के अंदर रहेगा। और नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट फंक्शन को कॉल कर देते हैं। ठीक है, ये स्टार्ट फंक्शन जो होता है थ्रेड क्लास का फंक्शन होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे ये अवेलेबल होता है java.lang.thread के अंदर। तो ये थ्रेड हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो किसका ऑब्जेक्ट है, स्प्लैश थ्रेड का, लेकिन ये क्लास इनहेरिट कर रही है थ्रेड को, तो इसीलिए हम स्टार्ट को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमें पेरेंट क्लास मतलब जो थ्रेड क्लास है उसका फंक्शन हमें यहाँ पे इसके अंदर मिल जाएगा। तो स्टार्ट को हम कॉल करते हैं, तो आपका ये रन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और रन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, आई की वैल्यू चेंज होती जाएगी और वो वैल्यू हम सेट करते जाएंगे प्रोग्रेस बार में। तो आपको प्रोग्रेस बार में प्रोग्रेस दिखाई देगा। और थ्रेड डॉट स्लिप यूज़ किया है, तो ये एकदम से नहीं होगा, हर बार जब आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, लूप चलेगा, तो वो 100 मिलीसेकंड के लिए रुकेगा। ठीक है, तो ये 0 से लेके 100 तक जाएगा। अब मैं चाहता हूँ जैसे ये 100% हो जाए तो एक नया विंडो ओपन हो, और उससे पहले हम ये भी कर लेते हैं कि ये सेंटर में आए, और इसमें ये सब बटन्स नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये जो जे फ्रेम है, जे फ्रेम पे आप राइट क्लिक कर दो। पैनल पे राइट क्लिक नहीं करना, जे फ्रेम पे राइट क्लिक करना है। जे फ्रेम की प्रॉपर्टीज में जाना है, और यहाँ पे आप कोड में चले जाओ, कोड लिखा है, और कोड में जाके यहाँ पे क्लिक कर दो जनरेट रिसाइज कोड, और जनरेट सेंटर पे टिक लगा दो, क्लोज कर दो। अब आप देखोगे ये सेंटर में आएगा, बट अभी इसमें हमें यहाँ पे ये 3 बटन दिखेंगे, क्लोज का, मिनिमाइज का। अब ये सेंटर में तो आ रहा है, लेकिन ये 3 बटन मुझे नहीं चाहिए। तो इन 3 बटन को हटाने के लिए भी हमारे पास तरीका होता है, हम कोड करके भी बटन्स को हटा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं, राइट क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में जाके आपको एक प्रॉपर्टी यहाँ पे मिलेगी, अनडेकोरेटेड, ये लिखा है अनडेकोरेटेड, इस पे जाके आप यहाँ पे टिक लगा दो, क्लोज पे क्लिक करो, और अब आप इसको रन पे जाके रन करोगे तो इसमें ये 3 आइकॉन्स भी नहीं आएंगे। ठीक है, डेकोरेशन नहीं रहेगा, मतलब 3 जो आइकॉन्स थे वो नहीं आ रहे हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज का आइकॉन नहीं आ रहा है। अब हम चाहते हैं जैसे ये 100% हो जाएगा तो एक नया विंडो ओपन होना चाहिए, लॉगिन वाला विंडो ओपन होना चाहिए, जिसमें हम एडमिन लॉगिन बनाएंगे। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, और अब मैं चाहता हूँ जैसे ये 100% कंप्लीट हो जाए तो हमारा लॉगिन फ्रेम ओपन हो जाए, और ये जो स्प्लैश स्क्रीन वाला फ्रेम है वो डिस्पोज हो जाए, मतलब ये एंड हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर लूप के एंड होने के बाद, फॉर लूप कब एंड होगा, जब आई की वैल्यू 0 से लेके 100 तक जा चुकी होगी, मतलब प्रोग्रेस बार पूरा फिल हो चुका होगा। अब हम यहाँ लिख देते हैं स्प्लैश स्क्रीन फ्रेम डॉट दिस डॉट डिस्पोज।
ठीक है, हिंट नहीं आ रहा है मेरे पास। ठीक है, स्प्लैश स्क्रीन फ्रेम डॉट दिस डॉट डिस्पोज। तो इससे हमारा ये करेंट स्क्रीन एंड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। और अब हम चाहते हैं लॉगिन फ्रेम ओपन हो जाए, तो हमने लिखा लॉगिन फ्रेम एल, लॉगिन फ्रेम का एक वेरिएबल बना लेते हैं और इसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं, न्यू लॉगिन फ्रेम। ठीक है, अब ये लॉगिन फ्रेम क्या लिखा है, ये हमने एक जो फ्रेम बनाया था, जो क्लास है हमारी, ठीक है, ये हमारी क्लास है लॉगिन फ्रेम डॉट जावा। ठीक है, तो इसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अगर मुझे इस वाली विंडो पे जाना है तो मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हमने लॉगिन फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल बनाया और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और अब ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो इसके थ्रू हम फंक्शन कॉल कर देंगे सेट विजिबल। तो मैंने लिखा lf डॉट सेट विजिबल। ठीक है, और यहाँ पे ट्रू कर दिया, सेव किया और अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, अब ये जैसे ही 100% कंप्लीट होगा तो ये स्प्लैश स्क्रीन वाला विंडो बंद हो जाएगा और आप देखोगे लॉगिन फ्रेम वाला विंडो ओपन हो जाएगा। अब ये लॉगिन फ्रेम भी हम चाहते हैं सेंटर में आना चाहिए, तो अब हम कोड करेंगे लॉगिन फ्रेम डॉट जावा का। सेंटर में करने के लिए आप प्रॉपर्टी भी सेट कर सकते हो या फिर आप कोडिंग के थ्रू भी इसको सेंटर में कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसका डिज़ाइनिंग करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, लॉगिन फ्रेम, तो मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आए। तो एक तो वही तरीका, आप प्रॉपर्टीज़ में जाके कर सकते हो जैसा मैंने अभी बताया था, या फिर आप यहाँ पे लिख दो दिस डॉट सेट लोकेशन, दिस डॉट सेट लोकेशन रिलेटिव, इसका आप यूज़ कर लो। और इसमें आप क्या पास कर दो, नल पास कर दो। ठीक है, अब आप देखोगे तो ये सेंटर में आपको दिखेगा। एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ रन करके। तो स्प्लैश स्क्रीन फ्रेम को मैंने रन किया, तो अभी आपको सेंटर में दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले वाले प्रोजेक्ट में नहीं की थी। अब ये इसका आप डिज़ाइनिंग देखना, लॉगिन फ्रेम का डिज़ाइनिंग हम बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस फ्रेम को हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इस फ्रेम को मैंने काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर दिया और इसमें सबसे पहले हम एक पैनल को लेते हैं। एक पैनल मैंने यहाँ पे लिया और इसको भी मैंने फुल साइज का सेट कर दिया। ठीक है, और इसमें हम एक कलर दे देते हैं, इसमें ब्लैक कलर दे देते हैं बैकग्राउंड में। तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी में जाते हैं और यहाँ से मैं इसका कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ ब्लैक। ये ब्लैक कलर मैंने लिया, ओके कर दिया, तो ये पूरा ब्लैक कलर में आ गया। अब फिर से मैं पैलेट पे जाता हूँ और एक और लेबल यहाँ पे लेता हूँ और लेबल को हम पूरा हॉरिजॉन्टली इसको फुल कर देते हैं और वर्टिकली मतलब विड्थ भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। अब इसमें भी कुछ कलर हम दे देते हैं इसके बैकग्राउंड में। तो प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी में जाके जो भी आपको आपके अकॉर्डिंग कलर देना हो तो आप दे सकते हो। मैंने इसमें ये वाइट के नीचे ग्रे कलर टाइप का जो है वो दे दिया। अच्छा, ये तो हमारा लेबल हमने लिया है, सॉरी। लेबल से पहले मुझे यहाँ पैनल लेना था। लेबल को तो हमें छोटा रखना है। ठीक है, इसमें मुझे कोई कलर नहीं देना, इसमें मुझे वाइट ही कर देना है। ठीक है, कलर मुझे पैनल में देना था।
ठीक है, एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं क्या करता हूँ, एक पैनल यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, एक और पैनल हमने यहाँ पे लिया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का आ रहा है। इसमें जाके मैं कलर सेट कर लेता हूँ। ऑलरेडी वैसे ये ग्रे आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा और हम इसको डार्क ग्रे ले लेते हैं। ओके, तो ये कुछ इस तरीके का कलर आ गया। अब पैलेट में जाके मैं एक लेबल सेलेक्ट करता हूँ और इस लेबल को मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन कर देता हूँ, फुल विड्थ का कर देता हूँ और इसका हाइट थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ और इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल। सेंटर अलाइन कर दिया। टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके मैंने इसमें लिखा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसका फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर लेते हैं, तो फॉन्ट प्रॉपर्टी में जाते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं, साइज कर दिया 24 और जो भी फॉन्ट स्टाइल आपको लेना है आप ले सकते हैं। टाइम्स न्यू रोमन, बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल्स हैं, तो कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ, मैंने सी प्रेस किया, मैंने इस वाले फॉन्ट को ले लिया, कैम्ब्रिया मैथ। ओके कर दिया। आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। साइज थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं, 36 कर देते हैं इसको। ओके, अब नीचे हमें एक इमेज, एक और यहाँ पैनल ले लेते हैं हम। पैलेट में जाते हैं और लेबल नहीं लेना, पहले पैनल लेना है। तो यहाँ पे एक पैनल हमने ले लिया और इसका साइज भी हमने कुछ इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एक इमेज दिखाना है, तो इमेज कैसे आएगी, लेबल से आएगी। लेबल पे हम आइकॉन प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए उस पर इमेज लगा देंगे। तो एक लेबल लेते हैं पैनल के अंदर और इसको पूरा फुल विड्थ का कर देते हैं। ठीक है, लेबल के पैनल के अंदर मैंने लेबल लिया है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी हम सेट कर देते हैं, टेक्स्ट इसको नल कर देते हैं और इसमें हमें एक इमेज डिस्प्ले करना है। तो प्रॉपर्टीज में जाते हैं और आइकॉन प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे मैं एक जिफ इमेज यूज़ करूँगा, मतलब एक एनिमेटेड इमेज यूज़ करूँगा। तो इमेजेस हमने रखी हैं इमेजेस फोल्डर के अंदर और यहाँ पे एक जिफ फाइल मेरे पास है। आप जिफ फाइल ना भी हो तो कोई दूसरी फाइल भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब स्टैटिक इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम इसको रन करके देखते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक और पैनल बनाना है जिसमें हम लॉगिन कंट्रोल को रखेंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके का आपको अभी दिख रहा है। अब यहाँ पे हम एक और पैनल बनाएंगे और इस पैनल का साइज भी हमें छोटा करना है। लेबल का साइज तो मैंने छोटा कर दिया, बट पैनल का भी साइज छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, तो पैनल का साइज भी हम कर देते हैं छोटा, जितना हमारा इमेज का साइज है उससे थोड़ा सा बड़ा। कुछ बैकग्राउंड में पैनल में कलर देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। और अब हम यहाँ पे पैलेट में जाके एक और पैनल लेते हैं। इसमें हम लॉगिन करने के लिए दो टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे जिसमें यूज़र अपना नाम एंटर करेगा और पासवर्ड एंटर करेगा।
तो एक पैनल हमने यहाँ पे लिया और अब हम इसके अंदर एक और पैनल लेते हैं। पैलेट में जाके एक और पैनल मैंने लिया, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, इसका साइज इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब ये पैनल जो मैंने लिया है, पैनल उसके अंदर एक और पैनल है। ठीक है, अब इसमें हम इसकी बॉर्डर प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं। तो बॉर्डर के अंदर जाके इसकी बॉर्डर प्रॉपर्टी में सेट करता हूँ। बॉर्डर में यहाँ पे लेता हूँ टाइटल्ड बॉर्डर और टाइटल यहाँ पे दे देते हैं। टाइटल मैंने दे दिया एडमिन लॉगिन। एडमिन लॉगिन लिखा और अब हम इसमें कलर भी सेट कर सकते हैं बॉर्डर का। ठीक है, बॉर्डर का कुछ स्टाइल वगैरह देना हो तो वो सब भी आप दे सकते हो, बट मैंने कोई ज़्यादा स्टाइल यहाँ पे नहीं दिया। ठीक है, तो ये हमारा इसका साइज लेकिन इंक्रीज़ कर देते हैं। ये जो एडमिन लॉगिन है, ये फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा बड़ा आना चाहिए। तो साइज कहाँ से इंक्रीज़ होगा? ये फ़ॉन्ट आप देख रहे हैं, इसमें आप बोल्ड कर दो इसको और साइज मैंने कर दिया 14। ठीक है, और कौन सा फ़ॉन्ट आपको लेना है? आप एरियल ब्लैक को मैं ले लेता हूँ, ओके कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का आ गया। अब फिर से मैं पैलेट में जाता हूँ और मैं 2 लेबल यहाँ पे लेता हूँ। लेबल का भी फ़ॉन्ट साइज हमें इंक्रीज़ करना है। तो सबसे पहले तो हम इसका अलाइनमेंट कर देते हैं सेंटर और फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी में जाके इसको बोल्ड कर देते हैं और साइज कर देते हैं 14, ओके करते हैं। अब पहले लेबल पे मैंने लिखा, टेक्स्ट इसका चेंज कर दिया, इसमें हमने लिखा एडमिन नेम। एडमिन अपना नाम एंटर करेगा और पासवर्ड एंटर करेगा। तो दूसरे लेबल की प्रॉपर्टी में जाके हमने लिखा पासवर्ड। उसके बाद मैंने 2 टेक्स्ट बॉक्स लिए। पैलेट में जाके मैं यहाँ पे 2 टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट कर लेता हूँ, 2 टेक्स्ट फील्ड ले लेता हूँ। ठीक है, तो पहले दोनों टेक्स्ट फील्ड को सिलेक्ट करते हैं और इनके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको नल कर देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट को हटा दिया, इसका टेक्स्ट भी हटा देते हैं। ठीक है, अब पैनल को थोड़ा छोटा करते हैं और इसको थोड़ा बीच में लेके आते हैं। अब मुझे नीचे 2 बटन्स बनाने हैं, इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 2 बटन्स बनाऊंगा। तो पैलेट में जाके मैंने 2 बटन ले लिए। ठीक है, पहले बटन पे मैंने लिखा लॉगिन और दूसरे बटन इसका टेक्स्ट फॉन्ट भी चेंज कर देते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं, साइज कर देते हैं 14, बोल्ड कर दिया, ओके कर दिया। और सेकंड वाले को भी हमने सेलेक्ट किया, इसका टेक्स्ट चेंज कर दिया, इसमें मैं लिखा क्विट। अगर हमें एप्लीकेशन को क्लोज करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, तो कोड हम इसका लिखेंगे। पहले इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। तो इसका बैकग्राउंड कलर में सेट कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर में इसका दे देता हूँ रेड, ओके कर दिया। और इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं, बोल्ड कर दिया, साइज 14 कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कुछ ये बैकग्राउंड में इसका रेड आपको दिख रहा है, बॉर्डर्स आपको रेड दिख रहे हैं। पूरा फुल तो रेड नहीं आएगा और फुल मुझे करना भी नहीं है। ठीक है, अब लॉगिन को सिलेक्ट करते हैं और इसका कलर में बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ ग्रीन, ओके कर दिया।
ठीक है, तो ये 2 बटन्स आ रहे हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ठीक है, अब नीचे में एक और यहाँ पे पैनल लेता हूँ। यहाँ पे ये जो स्पेस इतना सारा बचा हुआ है, सॉरी, ये हमारा ऑलरेडी पैनल ही है। अच्छा, इस पैनल को हम छोटा कर देते हैं, या फिर पैनल के अंदर भी पैनल तो हम ले ही सकते हैं। तो फ्रेम को थोड़ा सा छोटा करते हैं और यहाँ पे हम लेते हैं एक और पैनल, जे पैनल लेते हैं और यहाँ पे इसको रखते हैं। इसका विड्थ में इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, कुछ कलर सेट करना है तो कलर सेट कर सकते हैं बैकग्राउंड में। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक लेबल लेता हूँ इसके अंदर, और लेबल को कर देता हूँ पूरा फुल विड्थ का। इसका लेबल में जो लिखा है वो मैंने हटा दिया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिज़ाइंड, सॉरी, इसको मैं कैपिटल भी रख सकता हूँ, मैं रख देता हूँ इसको कैपिटल में, डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड बाय, मैंने अपना नाम लिख दिया। ठीक है, जो भी आप यहाँ लिखना चाहें। अब इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज करते हैं, सेंटर में करते हैं। तो फॉन्ट हमने ले लिया इसका टाइम्स न्यू रोमन ले लेते हैं या तो, और बोल्ड कर देते हैं। साइज में कर देता हूँ 24। ओके, सेंटर में आ जाए। सेंटर में आने के लिए हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इसका सेंटर कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। इसको और थोड़ा नीचे करके, या फिर अभी इतना करते हैं, मैं एक और यहाँ पे बाद में लेबल आपको लगा के बताऊंगा जिसमें हम कॉपीराइट वगैरह लिखेंगे। ठीक है, अब एक बार हम इसको रन करके देखते हैं। स्प्लैश स्क्रीन पे जाके इसको रन करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोजेक्ट ओपन होगा। सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन आएगा, उसके बाद आपका लॉगिन फ्रेम ओपन होगा जो कि कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, ये बटन भी आप देख रहे हैं, बैकग्राउंड में कलर अभी आपको दिख रहा है। ठीक है, और भी हम इसमें, अगर मैं देखूंगा, अगर मुझे कुछ नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो अगर मुझे लगेगा कुछ और स्टाइलिश इसमें कर सकते हैं, जैसे बटन पे हम आइकॉन भी लगा सकते हैं साइड में, तो मैं कुछ इमेजेस वगैरह डाउनलोड कर लूँगा और वो भी आपको लगा के बताऊँगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।